बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी चौखट। 2 पौधे मिट्टी में रोपकर थोड़ा खांसते हुए मैं कुर्सी पर आकर टिक गई। पलकों में भारीपन महसूस हुआ। यह थकान 50 की उम्र को छू चुके शरीर की नहीं थी। मेरा मन थक चुका था। कभी इंतजार करते हुए तो कभी किए जा रहे इंतजार को दुनिया की नजरों से छुपाते हुए। धुंधलाई नजरों से मैंने आसमान को देखा। गहरे जामुनी बादल बरसने को तैयार खड़े थे। हथेली से घुटनों को सहलाते हुए मैंने तनु के कमरे की ओर नजर डाली। खिड़की अब तक बंद थी। ये लड़की भी जाने कब बड़ी होगी। 8 बजे तक कौन सोता है। चेहरे पर गुस्से में घुली मिली मुस्कान आ गई। सुबह होने पर मैं अक्सर भूल जाया करती थी कि इस घर में मेरे अलावा एक और शख्स है, तनु। तनु को सिर्फ एक रिश्ते में बांधना मुश्किल नहीं था। वो मेरे लिए क्या थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी वर्क पार्टनर, शाम की चाय पर चीयर्स कहने वाली दिलपसंद साथी, या मेरे इकलौते बेटे कबीर की मंगेतर। दुनिया की नजरों में तनु मेरी होने वाली बहू थी, जो पिछले 1 साल से मेरे साथ ही रह रही थी। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब कभी रिश्तेदार मिलने आते तो उनके पास कई सवाल होते। उस दिन भी कबीर की बुआ का फोन आया था। सारिका, बेटे की सगाई को साल भर होने आया। शादी वादी करनी है कि नहीं? कब से अटैची जमाए बैठी हूँ। होंठ भींचे मैं चुपचाप सुनती रही। जानती थी कि इनका मेरे लिए फिक्र करना सिर्फ दिखावा था। फोन ये जानने के लिए किया था कि सगाई के बाद कबीर वापस लौटा या नहीं। काना फूसी करवा लो बस। फोन रखते ही मैं भुनभुनाई, और कबीर, वो भी तो कुछ कम नहीं है। जब भी फोन पे शादी का नाम लो, बात को इधर उधर घुमा देता है। न जाने क्या चाहता है ये लड़का। मैंने गुस्से में कहा तो तनु ने मुस्कुराते हुए मुझे चाय का कप पकड़ाया और बोली, जस्ट चिल मम्मा, कहने दो जो कहना है, और मेरे बुझे गालों को जोर से खींच दिया। पागल थी तनु। अक्सर कहती, अपनी जय बीरू टाइप दोस्ती से सब जलते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और गुनगुनाते हुए रेडियो ऑन कर देती। मुझे इस कदर बहलाती जैसे मैं कोई 2 साल की बच्ची हूं और वो मेरी दादी अम्मा। ऐसी ही थी तनु। कभी खरगोश सी नरम मिजाज, तो कभी जंगल में गुर्राता बब्बर शेर। वो कभी मेरे गले में बाहें डालकर मन भर जिद करती, मम्मा समोसे ट्राई करूं, और कभी क्रांतिकारी रूप धारण करके कहती, नहीं मम्मा, चुपचाप मेरे साथ क्लिनिक चलिए, अभी के अभी। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके आसपास जिंदगी वाकई महसूस होती है। तनु भी उन्हीं में से थी। लेकिन 2 दिन पहले उसके मोबाइल पर आया एक कॉल मेरे मन में उथल पुथल मचा गया। फोन उसके क्लासमेट रह चुके विवान रस्तोगी का था। तब पहली बार मेरे मन में एक सवाल सर उठाकर खड़ा हो गया कि क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? हमारे मन से रोज न जाने कितने ख्याल गुजरते होंगे। कुछ मन को हल्का कर जाते हैं, तो कुछ कुएं में फेंके पत्थर की तरह हमारे मन में धंसे रह जाते हैं। पिछले आधे घंटे से मैं ऐसे ही एक सवाल से उलझ रही थी। एक सवाल जो कबीर और तनु के बीच के रिश्ते से जुड़ा था। नजर घड़ी पर गई। 8:30 बज चुके थे। नए गमलों को शेड के नीचे खिसकाते हुए मैं घर के बाहर बनी नर्सरी शॉप में आ गई। दुकान खाली थी। अक्सर सुबह कोई नहीं आता, और आज ये गरजते बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। ये सोचते हुए मैंने रेडियो ऑन कर दिया। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। लता मंगेशकर की आवाज नर्सरी में गूंज गई। गीतों की दुनिया होती ही ऐसी है। बस एक धुन और
आप किसी खास वक्त की यादों से घिर जाते हैं। मुझे वो दिन याद आने लगा जब सगाई के बाद तनु ने पहली बार इस घर की चौखट पर कदम रखा था। कितनी सकुचाई हुई थी वो, बिल्कुल बारिश में भीगी गौरैया की तरह। तनु की माँ और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सरोज बाला ने मुझे बताया था कि तनु को संगीत कितना पसंद है। घर में तनु का स्वागत मैंने चावल भरे कलश से नहीं, रेडियो से किया। उस दिन भी लता किशोर का यही गाना चल रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तनु कुछ देर रेडियो के पास खड़ी रही, उंगली में पड़ी सगाई की अंगूठी को एक टक देखती हुई। मैं चाहती थी कि वो अपनी माँ की बीमारी के दिन भुला दे, उनका जाना भुला दे, वो हर दर्द भुला दे जो उसे अतीत की याद दिलाता हो। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैंने कहा और तनु की सर्द हथेलियां कस कर थाम ली थीं। मैं सरोज बाला से किया हुआ वादा निभाने की कोशिश कर रही थी और तनु मुझे आंटी से मम्मा पुकारने की। मॉर्निंग मम्मा, सॉरी आज फिर से लेट हो गई ना। तनु की आवाज से मैं चौंक गई। अतीत का चेहरा धुंधला पड़ गया, मेरा वर्तमान मेरे सामने था। चाय पकड़ाते हुए तनु ने रोज की तरह रजिस्टर उठाया, बोली कुमार वालों ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया, हाउ इररिस्पॉन्सिबल। इससे पहले मैं कुछ कहती, बाहर दरवाजे से आवाज आई, यस वेरी इररिस्पॉन्सिबल। नीली जैकेट पहने एक लड़का हाथों को बांधे मुस्कुरा रहा था। बोला, अब कुमार वालों को कहाँ पता होगा कि यहाँ तनु रजावत काम करती है। वो विवान था, उसका वही फोन वाला दोस्त। उसके मुंह से ये सब सुनना मेरे लिए उतना सहज नहीं था। मुझे ये जानकर सचमुच हैरानी हुई कि मेरी इस दुनिया के अलावा भी तनु की कभी कोई दुनिया रही होगी जिससे मैं अनजान थी। शायद तनु ने मुझे उसका हिस्सा बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की। इक्का दुक्का शब्दों के बाद नर्सरी में चुप्पी छा गई। काउंटर के एक तरफ विवान था और दूसरी तरफ तनु। रजिस्टर को ड्रॉर में डालकर तनु ने बालों को क्लच किया। बता तो देते कि आ रहे हो, कहते हुए उसने मुझे देखा और कंधे उचकाकर जताने की कोशिश की जैसे उसे इस अचानक घटी विवान नामक घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तुम तो रहने दो तनु रजावत, सरप्राइज भी क्या पूछ के दूं भाई, है अजीब फंडे हैं। कहते हुए वो मेरे पास बड़ी कुर्सी खिसकाकर उसी पे जम गया। मुझे लगा था दोस्त हैं, आजकल होते हैं दोस्त, क्या गलत है। कुछ फूल पत्ती खरीदेगा, हालचाल पूछेगा, फिर अपना रास्ता पकड़ेगा। लेकिन उसने तो यहाँ जूते वूते खोल कर कुर्सी के ऊपर दोनों पैर मोड़ कर समाधि लगा ली थी। तनु की ओर देखते हुए मैंने कहा, दोस्त है, कॉफी चाय कुछ पूछो बेटा। मेरी बात काटते हुए वो बोला, ना ना ऐसे मत कहो आंटी, शुरू से ऐसी है, एक नंबर की कंजूस। यू नो व्हाट, शिकंजी में आधा ही नींबू निचोड़ती थी, कहती थी आधा दाल में काम आएगा। खुद बोलकर वो खुद ही हंसने लगा। तनु ने उसे एक नजर घूरा और फिर पैर पटकते हुए अंदर चली गई। इधर मैं चेहरे पर जमाने भर की झूठी मुस्कान चढ़ाकर बोली, काफी अच्छे से जानते हो तुम एक दूसरे को। मेरे कहे में तारीफ कम, उन दोनों के रिश्ते की गहराई नापने की उत्सुकता ज्यादा थी। वो बोला, कहाँ आंटी, अच्छे से जानता होता तो ये बिना बताए यहाँ थोड़े ना भाग आती, सगाई भी कर ली सोचो। वैसे ये मिस्टर तनु रजावत हैं कहाँ। इतना कहकर उसने इधर उधर नजर डाली और मैंने सफाई देते हुए कहा, कबीर, वो तो बाहर जॉब करता है, आता जाता रहता है। विवान ने सर हिलाकर मेरी बात को जैसे अनसुना कर दिया। जैकेट की भीतरी जेब से एक शादी का कार्ड निकालकर वो मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, आप दोनों को आना है, तनु की बच्ची को भी बता देना। तभी पीछे से तनु की आवाज आई, विवान रस्तोगी और शादी। ये कहकर उसने मेरे हाथ से कार्ड लगभग छीन लिया और उलट पलट कर देखने लगी। हड़बड़ी में कप से कॉफी छलक कर उसके पांव पर आ गिरी। कार्ड छूटकर नीचे गिर पड़ा। हल्की आह के साथ तनु ने लंगड़ाते हुए काउंटर का सहारा लिया। आंखों में दो बड़े बड़े आंसू भर आए। इससे पहले कि मैं उठती, विवान भागते हुए अंदर गया और बिना बताए फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल लाया और तनु को कुर्सी पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गया। उसके तलवों को अपनी हथेलियों में उठाकर घबराते हुए बर्फ रगड़ने लगा। मैं बौराई नजरों से उन दोनों को देख रही थी। दिल में अजीब कसक महसूस हुई, खालीपन जैसा कुछ। मन चिढ़ सा गया।
जहां कबीर को होना चाहिए था वहां विवान क्यों था, तनु के इतना करीब? कुछ देर विवान उसी तरह तनु के पांवों को हथेलियों में समेटे बैठा रहा। पास पड़े बर्फ के टुकड़े पिघलकर पानी का घेरा बना चुके थे। बिखरे पानी में मुझे विवान का अक्स साफ दिखने लगा। तनु की जरा सी चोट से उसका तड़प जाना, तनु के आंसुओं को हंसी में बदलने की कोशिश करना, मीठी झिड़की देकर उसे डांटना, सो केयरलेस तनु राजावत। फिर उसके घाव पर फूंक मारकर पूछना, ज्यादा दुख रहा है क्या? मेरी मौजूदगी से बेखबर विवान तनु को दर्द से बचाने की पूरी कोशिश में लगा था। अगर मैं सामने न होती तो शायद वो उसे बाहों में भरकर साथ होने का भरोसा दिलाता, क्या पता हमेशा साथ निभाने का भी। ये ख्याल मन में आते ही मैं वहां से उठने लगी। तनु ने पीछे से आवाज दी, मम्मा। उसकी आंखों में बेबसी थी। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ, मैंने कहा और आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर बिस्तर के कोने में सिमट गई। आंखें सिरहाने रखे फोटो फ्रेम पर गईं। कबीर, कहाँ हो तुम? अचानक जैसे दिल तक जाती किसी नली में ये सवाल गूंजा हो। मन खींच से भर गया। बचपन में जब कबीर रूठता था तो अक्सर बुआ मासी के घर भाग जाया करता था, लेकिन लौट तो आता था। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? अब वो बच्चा तो नहीं रहा, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं होता? जैसे विवान बिना कहे तनु का दर्द समझ गया, कबीर क्यों नहीं समझ पाया? जानती हूं तनु मेरी पसंद थी, लेकिन अपने बच्चे पर इतना हक तो रखती है ना मां कि उसके लिए कुछ अहम फैसले ले सके। वो रिश्ते से साफ इनकार कर देता तो मैं जिद नहीं करती, लेकिन उसका इस तरह बहाने बनाना क्या ठीक था? रिश्ते रूठ जाएं तो सांसें भारी महसूस होती हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कबीर का नंबर डायल किया। कान दो आवाजों के बीच अटके थे। एक, कबीर के फोन पर लगातार बजती घंटी की आवाज, और दूसरी बाहर नर्सरी से आती विवान की आवाज। आज भी कबीर ने फोन नहीं उठाया। मैं जानती थी कि रात को उसका मैसेज आएगा। फिर वही 3-4 शब्द, सॉरी मम्मा, बिजी था, कॉल यू लेटर। मैंने भारी मन से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और बाहर चली आई। इधर विवान और तनु अपनी मासूम सी दुनिया में गुम थे। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। विवान ये जानकर हंस रहा था कि तनु को लगा कि कार्ड विवान की शादी का है, जबकि शादी कजन की थी। तनु से खुद पर हंसता देखकर गुस्से में कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी। विवान ने उसके दोनों तलवों को सीने से लगाकर कहा, तुम खुश हो? अचानक ये सवाल को सुनकर तनु ठहर गई। नजर झुकाकर उंगली में पड़ी अंगूठी को देखा। खुश होने की डेफिनेशन क्या है विवान? फिलॉसफी मत झाड़ो, वाकई जानना चाहता हूं। जिसके लिए मुझे छोड़ आई, उसने आधा वाक्य बोलकर बीच में ही छोड़ दिया। शायद उसे मेरे आने की आहट हुई होगी। मुझे अचानक हाथ में पकड़ा बॉक्स बहुत भारी लगने लगा। एक सवाल तीर की तरह चुभने लगा। तनु ने विवान के बारे में मुझे क्यों कभी नहीं बताया? सच ना कहना क्या धोखा नहीं होता? पहली बार मुझे तनु के साथ अपना रिश्ता झूठा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद विवान चला गया। मुझसे वादा लेकर गया कि तनु के साथ मुझे भी शादी में जरूर आना होगा। वो हमारा इंतजार करेगा। कभी कभी ये इंतजार कितना मुश्किल हो जाता है, पल पल बुझती यादों को जिंदा रखने जैसा। मुझे मेरा घर आज कबीर के इंतजार से भरा हुआ महसूस हुआ। विवान के जाने के बाद जैसे मैंने एक चुप्पी ओढ़ ली। मन अनमना हो गया। मैंने तनु से न कोई सवाल किया न शिकायत। चाहती थी कि तनु खुद महसूस करे कि वो कहाँ गलत थी, कम से कम माफी ही मांग ले। लेकिन वो इससे बेखबर शादी में जाने की तैयारी में लगी थी। विवान के भी कई कॉल आए, उनके बीच लंबी बातचीत हुई। इस बीच वो सारे काम उसी तरह करती रही जैसे अब तक करती आई थी। शाम की चाय, खाने के लिए मुझे सब्जी काट कर देना, आटा लगाना, सब कुछ। रात होने पर जब वो मेरे कमरे में तांबे का जग रखने आई तो मन किया उसका ये ओढ़ा हुआ झूठ उठाकर दूर झटक दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके वजूद को पूरी तरह नकार दिया। मुझे चुप देखकर वो बोली, विवान का ऐसे आना आपको अच्छा नहीं लगा ना? मामा, मुझे सच में नहीं पता था। उसकी बात बीच में काटते हुए मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर है तुम्हारा, तुम्हारे दोस्त
जब चाहे मिलने आ सकते हैं। इतना सुनते ही वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई। मेरे गले में बाहें डालकर बोली, आप वो सिल्वर बॉर्डर वाली बनारसी पहनना और वो पर्ल नेकलेस। उसकी आंखों में झांक कर मैंने पूछा, विवान दोस्त ही है ना? ये सुनकर उसकी पलकें कांप गईं, बाहों की पकड़ ढीली पड़ गई। वो बिना कुछ कहे उठकर जाने लगी। मैंने कहा, कबीर को पता लगा तो? कबीर का नाम सुनकर उसके कदम वहीं ठहर गए। पीछे मुड़कर उसने मुझे देखा, फिर जमीन पर बिछी परछाई को। बोली, कौन कबीर माँ? मैं नहीं जानती किसी कबीर को। उंगली में सिर्फ सोने का टुकड़ा पहनाने भर का रिश्ता है। 1 साल हो गया, एक बार तो उसने मुझसे बात करने की कोशिश की होती। ये रिश्ता एक मजाक है और कुछ नहीं। क्या कहा? रिश्ता मजाक है? मैं उस पर झल्ला पड़ी। ऐसा है तो तुम आज तक इस घर में क्यों रुकी रही? उसने नजरें उठाकर मेरी ओर देखा। क्या आपको नहीं पता मम्मा कि मैं क्यों रुकी रही? कहते हुए उसकी आवाज भर्राने लगी। वो चली गई। कमरे में फिर खामोशी थी और मुझे चारों ओर से घेरे खड़े कई सवाल। तनु के साथ हुई बहस के बाद उसके कमरे तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानती थी तनु नाराज होगी, शायद मेरी बातों का बुरा मानकर रोई भी हो। उसने जो कुछ कहा था झूठ कहाँ था? वो कबीर को आखिर जानती ही कितना थी? मुझे सगाई के पहले ही उन दोनों से एक बार पूछना चाहिए था कि उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं है। कबीर तो नासमझ है, अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहा। लेकिन तनु, वो तो मेरे साथ इस रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश में लगी रही। किस लिए? मेरी ही खुशी के लिए। और मैंने क्या किया? कबीर की बचकानी हरकतों पर आया गुस्सा भी कल तनु पर निकाल दिया। पूरी रात करवटें बदलते हुए मेरा मन इन्हीं सवालों के बीच भटकता रहा। सवाल जो मैंने खुद से कभी नहीं किए, सवाल जो मुझे सही वक्त पर करने चाहिए थे कि आखिर तनु की क्या गलती थी। और अगर अब विवान उसकी जिंदगी को नए मायने देना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो सड़ने लगता है। तनु तो जीती जागती इंसान थी। मैं उठकर उसके कमरे में जाने लगी। वो बाहर बारामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। मेरी आहट पाते ही उसने उल्टी हथेली से चेहरा पोंछा। बोली, चाय चढ़ा दूं मम्मा? जल्दी उठ गई आज? मैंने कहा तो वो बस मुस्कुरा दी। तू एकदम मेरे जैसी है, कहीं जाना हो तो नींद पहले उड़ जाती है। वो चुप रही। मैंने आगे कहा, नाराज है माँ से? जय वीरू टाइप दोस्ती में क्या इतना भी नहीं चलेगा? इस बार उसकी हिचकी बंद आई। खुद से प्रॉमिस किया था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, और देखिए ना मैंने क्या कर दिया। कहते हुए उसने आंखें मीच ली। विवान जो भी था, लेकिन कबीर से मेरी सगाई हुई है, आगे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। वो बच्ची जिंदगी से न जाने कितने समझौते किए बैठी थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरे दिल को ठेस न पहुंचे। मन किया कह दूं कि हाँ, चाहती थी तुम्हें और कबीर को साथ देखना, सारे सपने तुम्हारे आसपास बुनने लगी थी। न जाने क्यों मैं देख ही नहीं पाई कि एक जिंदगी और है जो तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। तुम्हें बस उसकी ओर हाथ बढ़ाना है। लेकिन मैंने तनु से ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद घर के आगे टैक्सी आकर रुकी। मैं हाथ में ताला उठाते हुए बोली, वरना उसका फिर से फोन बजेगा। सुबह से 32 फोन कर चुका है तुम्हारा पागल दोस्त। तनु तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। रुको, मैंने कहा, और उसके झुमके में उलझे बालों को ठीक किया। मेरी ओर देखकर वो एक पल को मुस्कुराई। मैंने बिना कुछ कहे उसकी उंगली में फंसी अंगूठी उतारी और साइड टेबल पर सरका दी। तनु ने सवालिया नजरों से पहले अंगूठी को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखों के पानी में भरोसा दिखा जो उसको मुझ पर था। मैंने उसकी हथेली कसकर थामी और घर की चौखट के दूसरी ओर कदम रख दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।